और आप अगर दिल्ली में बाहर निकले तो आपको जमने वाली यहां पर हालत महसूस होगी। दिल्ली में इस वक्त जैसे बर्फीली हवा बह रही है। एक दिन पहले दिल्ली का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। आज भी दिल्ली में सर्दी का सितम लगातार जारी है। उधर कश्मीर से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल तक में बर्फ ने इलाकों को जमा दिया है। भारी बर्फबारी से मैदानों में शीतलहर का कहर है। उत्तर भारत के तापमान भी और तमाम शहर भी दिसंबर में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी को झेल रहे हैं। आपको हम अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में देखिए, उत्तराखंड और हिमाचल में तस्वीरें आप देख सकते हैं। दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात, इन सभी इलाकों में जबरदस्त ठंड पड़ रही है। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा सिंगू बॉर्डर से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, जानना चाहेंगे, एक तरफ प्रचंड ठंड यहां पर बढ़ रही है, लगातार तापमान गोते लगा रहा है, दूसरी तरफ जहां पर आप खड़े हैं वहां पर किसान भी डटे हुए हैं। इस वक्त वहां क्या तस्वीर? यहाँ की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए सामने सुबह का वक्त है, चाय का लंगर चल रहा है। चाय पीने के लिए किसान लोग अपने जो जहां भी सो रहे थे वो सब लोग पहुंचे हुए हैं और इस तरीके के एक नहीं कई सारे लंगर लग रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए जमीन पे बिछाने के लिए यहाँ पर दरियां भी पहुंच चुकी हैं, ताकि जब अब कुछ देर के बाद जब यहाँ पे प्रोग्राम शुरू होगा तो लोग यहाँ पर बैठेंगे। पूरी रात जो यहाँ पर आप सामने टेंट देख रहे हैं, इस टेंटों में दूसरी तरफ हम अपने कैमरामैन से कहेंगे दूसरी तरफ दिखाएं। जो टेंट आप देख रही हैं ये टेंट है या फिर जो ट्रैक्टर ट्रॉलियां जिसको अपना बेडरूम की तरीके से उसको बनाने की कोशिश की गई है, इनमें सारे किसान रात भर अपनी रात बिताते हैं और उस दौरान कई सारे किसान ऐसे होते हैं जो लगातार पहरा देते रहते हैं, इस पूरे इलाके पे नजर रखते हैं। और जो हमारी बात हुई किसानों से, उनका ये कहना है कि उनकी लगातार नजर रहती है। खासतौर से चोरी की कुछ छिटपुट घटनाएं हुई हैं, उनसे उनको बचाना है। दूसरा, एक बैज भी यहाँ पर अब कुछ लोगों को दिया गया है ताकि वो नजर रखें कि बाहरी कोई यहाँ पर एंट्री ना कर सके। और ठंड को लेकर के जब हमने इन किसानों से बात किया तो उनका ये कहना है। बिल्कुल, इस बीच हम तस्वीरें जरा दिखा देते हैं अपने दर्शकों को कि किस तरह से पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में उसका असर देखने को मिल रहा है। आपको हम दिखा रहे हैं उत्तराखंड में उत्तरकाशी, मंडी, पिथौरागढ़ की तस्वीरें और साथ ही हिमाचल की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन इलाकों में अगर आप तस्वीरें देखें तो बर्फ की मोटी चादर यहां पर बिछी हुई है पहाड़ी इलाकों में। वहीं पर इसका असर मैदानी इलाकों में हो रहा है। जैसे कि दिल्ली में आप देख सकते हैं कि फॉग यहां पर शुरू हो चुका है। कर्नाटक में, शिवमोगा में, राजकोट यानी गुजरात में, वहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से फॉग यहां देखने को मिल रहा है। हिमांशु, आपसे यहां पर समझना चाहेंगे क्योंकि कई किसानों से बातचीत लगातार हो रही है, आप लोगों की रिपोर्ट हम देख रहे हैं, उसमें से कुछ किसान ये कह रहे थे कि हमने तो ये सोचा था कि ज्यादा से ज्यादा हमें 10 दिन 15 दिन रुकना होगा, ये बहुत हो गया, और उसी हिसाब से वो सामान भी अपना लेकर आए थे। लेकिन जिस तरह से यहां पर ठंड पड़ रही है, एकाएक ठंड बढ़ गई है दिल्ली में, घरों में भी तमाम इंतजाम के बावजूद हीटर चलाने पड़ रहे हैं। ऐसे में खुली आसमान के नीचे कैसे रह रहे हैं किसान? देखिए बिल्कुल, जब मैंने यहाँ पे एक 75 साल के बुजुर्ग थे, तरनतारन से यहाँ पे पहुंचे हैं, किसान है, जब मैंने उनसे अभी बात की कुछ देर पहले तो उनका ये कहना था कि वो तो किसान है, पहले उन्होंने 32 साल आर्मी में दिया और उसके बाद अब वो यहाँ आंदोलन में पहुंचे और 25 नवंबर को ही आ गए थे। तो रात में अलाव जलाते हैं और वो उसी के सहारे अपनी रात काटते हैं, खेतों में काम करते। उनका कहना बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु, और आगे भी हम आपको जानकारी देंगे और बात करेंगे वहां पर। लेकिन अब हम रुक करेंगे अगली खबर का। बात होगी पश्चिम बंगाल की, जहां पर ममता बनर्जी को जिस बात का डर था, कह लीजिए वही हो रहा है। दीदी के लिए उनके बागी बीजेपी से भी बड़ी मुसीबत बन गए हैं। चुनाव से ठीक पहले उनकी पार्टी बिखर रही है। उनकी पार्टी के बहुत बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले सियासी खेल जारी है। ममता बनर्जी की पार्टी में बागी नेताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस बार ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका लगा है। टीएमसी के विधायक शुभेंदु अधिकारी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। ये वही शुभेंदु अधिकारी हैं जिन्होंने पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और सिंगूर जैसे आंदोलन खड़े किए। ये वही नंदीग्राम और सिंगूर आंदोलन था जिसने बंगाल में लेफ्ट का 34 साल का राज ध्वस्त किया। ये वही आंदोलन था
जिनसे लेफ्ट को आउट करके ममता बनर्जी बंगाल में सत्ता तक पहुंची। लेकिन 10 साल के राज के बाद अब शुभेंदु अधिकारी जैसे करीबी ही ममता बनर्जी के खिलाफ हो गए हैं, उनसे दो हाथ करने के लिए तैयार हैं और चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा सिद्धांत हुआ है, वो एक डिसीजन ले रहा है कि हम तृणमूल का प्राइमरी मेंबर भी नहीं रहेगा, तो वो डिसीजन लिया है, इसलिए वो रिजाइन किया है। मतलब बीजेपी में उनके आने के कयास लगाए जा रहे हैं, अगर बीजेपी में वो आते हैं तो कितना प्रॉफिटेबल बीजेपी? देखिए, हमारा पॉलिटिकल जो करियर है अल्हम्दुलिल्लाह तो है, जो बीजेपी में आएगा तो बीजेपी बेनिफिट ही होंगे। उसी तरफ कदम बढ़ रहा है, क्योंकि पहले उन्होंने मंत्रित्व छोड़ा, फिर विधायक पद छोड़ा, कई चेयरमैन के पद छोड़ दिया, तो लोग इसको जोड़ रहे हैं उसके साथ। अब आएंगे तो मुझे कोई एतराज नहीं, हम स्वागत करेंगे। इतने बड़े बड़े नेता को स्वागत किया है, उससे हमको लाभ मिला है। शुभेंदु बाबू एक बड़े सफल लीडर है, टीएमसी को बनाने में, संवारने में, आगे बढ़ाने में, सत्ता में लाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। आज उनको लग रहा है कि उस पार्टी में सुरक्षित नहीं है, उनका सम्मान नहीं, अधिकार नहीं है, उस पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, इसलिए उनके जैसा कई नेता इस प्रकार बयान देकर पार्टी छोड़ रहे हैं और वो भाजपा में आना चाहते हैं, हम उनको स्वागत करेंगे। चुनाव से पहले बीजेपी ने ममता के किले में बड़ी सेंध लगा दी है। शुभेंदु अधिकारी का टीएमसी छोड़कर बीजेपी जाना तय दिख रहा है। सबसे मुश्किल चुनाव में ममता के बागी बीजेपी की ताकत बन रहे हैं। हालांकि दीदी का कहना है कि टीएमसी एक बरगद का पेड़ है, जहां एक दो लोगों के जाने से फर्क नहीं पड़ता। वहीं टीएमसी शुभेंदु के जाने की बात को बड़ा मुद्दा बनाने से बच रही है। उनके इस्तीफा सही नहीं था, वो स्पीकर को नहीं दिया, तो उसको ठीक से इस्तीफा देना चाहिए। एक दूसरा, वो पार्टी छोड़ गए और हम क्या कह सकते हैं। और तीसरी बात है, उनके साथ हमारा पहले दिसंबर बातचीत हुआ था। हमें लगा था कि बातचीत सही रहा, लेकिन 2 तारीख उन्होंने व्हाट्सएप करके बताया कि हम एक साथ काम नहीं कर सकते हैं। उस दिन हमने अनाउंस कर दिया कि हम शुभेंदु से और बातचीत नहीं करेंगे, क्लोज चैप्टर है। ममता और टीएमसी भले ही शुभेंदु के इस्तीफे को भाव नहीं दे रही है, लेकिन सच ये है कि टीम ममता बागियों से परेशान है। वो किसी तरह से इन्हें कंट्रोल करने में जुटी थी। शुभेंदु को भी मनाने में पूरा जोर लगा दिया था। इधर शुभेंदु के इस्तीफे के बाद टीएमसी के बागी नेताओं की बैठक हुई, जिसमें सांसद सुनील मंडल और जितेंद्र तिवारी शामिल थे। सूत्रों की माने तो बंद कमरे में हुई इस बैठक में आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। विधानसभा में घुसकर विधायक के पद से इस्तीफा देकर शुभेंदु अधिकारी ने ये तो साबित कर दिया है कि आने वाले दिनों में अब वो अपनी राह बदल रहे हैं। लेकिन क्या ये डगर बीजेपी की तरफ जाएगी, और अगर जाएगी तो क्या अपने साथ कई और लोगों को भी लेकर जाएगी? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है। लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी को इससे और तृणमूल कांग्रेस को एक बड़ा झटका जरूर लगा है। जब अपने ही खेल का एक बड़ा खिलाड़ी दूसरी तरफ चला जाए तो खेल में दिक्कतें आना मुनासिब है। कैमरा पर्सन तापस बैरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक। और आपको बता दें कि किसान आंदोलन का आज 22वां दिन है, लेकिन अब तक किसानों की नाराजगी दूर करने में सरकार नाकामयाब रही है। किसान आंदोलन को सुलझाने की कोशिश अब सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो गई है। कल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर लंबी बहस चली, जिसके बाद आज एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में एक कमेटी का गठन करेंगे जो इस मसले को सुलझाएगी। इसमें किसान संगठन, केंद्र सरकार और इस मामले से जुड़े दूसरे लोग होंगे। कोर्ट ने केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि किसान और सरकार बैठकर कमेटी के सदस्यों के नाम सुझाएं। पार्टी बढ़ाएंगे तो जाएंगे हमारे लोग, वहां से बात करेंगे कमेटी से कि क्या उनका निर्णय रहेगा। तो अगर हम ये बात कहें कि आपने अभी तक तो यस और नो पर रुख रखा हुआ है, और अगर कोई कमेटी बनती है या बातचीत का कोई रास्ता सुप्रीम कोर्ट के कहने पर निकलता है, तो क्या आप कानूनों को वापस लेने के अलावा भी कुछ बात पर मान सकते हैं? बात करेंगे कल कोर्ट का क्या वो आता है, कोर्ट की क्या डायरेक्शन आ रही है, तो उसमें बात करेंगे। वो तो कल ही, अब कोर्ट का क्या निर्णय होगा, निर्णय तारीख लगने से पहले निर्णय तो नहीं कोई बता सकता कि क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच की ओर से की गई सुनवाई में बहस हुई।
इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील के अलावा केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता शामिल हुए। चीफ जस्टिस ने पूछा, याचिकाकर्ता कौन है, क्या किसान है? याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि नहीं, लॉ स्टूडेंट है। सीजेआई ने पूछा, आपकी याचिका क्या है? वकील ने कहा कि हमने बॉर्डर खोलने को लेकर याचिका दाखिल की है, क्योंकि शाहीन बाग मामले में अमित साहनी के केस में कोर्ट ने कहा था कि रास्ता जाम करके प्रदर्शन नहीं कर सकते। सीजेआई ने पूछा, शाहीन बाग में कितने लोगों ने रास्ता रोका था? सीजेआई ने कहा कि हम इस मामले को सभी पहलुओं से देखेंगे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति में कोई पिछला उदाहरण नजीर नहीं हो सकता। कोर्ट अब आज दोनों पक्षों की बात सुनेगा। इस बातचीत से पहले किसानों का रुख पहले के जैसा ही सख्त नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट नेगोशिएशन की बात कर रही है, गलबात की गल कर रही है, तो करें गलबात। असि गलबात से क्या मना किया? अं चाहते प्रधानमंत्री खुद बात करें। प्रधानमंत्री को खुद बात करनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री देश का है, देश के लोगों का है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी की बात सुननी चाहिए। प्रधानमंत्री खुद बात कर लें, बात करके इसका हल कड्डे। सुप्रीम कोर्ट में पै के मीडिएटर प्रधानमंत्री को निर्देश करें भी वो गल करे, उसमें क्या बात है, कमेटी बनाने की क्या बात है, जो भी हो उसमें पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, अपने जो है साडे एडवोकेट है उनसे सलाह करेंगे। एक याचिका में दिल्ली बॉर्डर को खाली कराने की मांग की गई है। इस पर भी सीजेआई ने याचिकाकर्ता के वकील से सवाल पूछा। सीजेआई ने पूछा, आप बताइए कौन से किसान एसोसिएशन ने रास्ता रोका है? याचिकाकर्ता ने कहा कि इसकी जानकारी नहीं। कोर्ट ने कहा, अगर आप कोर्ट की मदद नहीं करना चाहते तो फिर बहस न करें। फिर चीफ जस्टिस ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा, कौन कौन से किसान यूनियन हैं जिन पर रास्ता रोकने का आरोप है? एसजी तुषार मेहता ने कहा कि सरकार किसानों से लगातार बातचीत कर रही है, लेकिन किसान कानून रद्द करने को लेकर अड़े हैं। सीजेआई ने कहा, आप हमें किसान संगठनों के नाम दीजिए। सुप्रीम कोर्ट की एंट्री के बाद उम्मीद की जा रही है कि शायद कोई बीच का रास्ता निकले। बहरहाल किसान और सरकार के बीच टसल जारी है और अब तक आंदोलन खत्म होने को लेकर कोई संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। कुमार कुणाल और अनिशा माथुर के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। और अब बात राहुल गांधी की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रक्षा मामलों की संसदीय कमेटी की बैठक से वॉकआउट कर दिया। जी हां, सूत्रों के मुताबिक राहुल लद्दाख में तैयारियों पर जैसे ही उन्होंने सवाल उठाया तो कमेटी के अध्यक्ष जोएल ओराम ने उन्हें टोक दिया। इसके बाद राहुल गांधी बैठक से निकल गए। राहुल के साथ कांग्रेस नेता राजीव सांचा और रेवंत रेड्डी भी बैठक छोड़कर निकल गए। राहुल ने हालांकि बाद में एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि कमेटी ने सेना की वर्दी पर चर्चा कर वक्त बर्बाद किया। सेना की वर्दी पर फैसले अधिकार सेना को है, न कि सियासतदानों को। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने राहुल पर हमला बोला और उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि सेना की समझ ना तो उन्हें है, न ही सेना पर भरोसा है। यूपी में लव जिहाद पर कानून लागू होने के बाद भी मुरादाबाद में एक मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की की शादी को लेकर तगड़ा विवाद शुरू हो गया है। पति को जेल में भेज दिया गया है, लेकिन पत्नी ने नारी निकेतन से निकलकर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता के आरोप सनसनीखेज हैं। 28 नवंबर 2020 यूपी में लागू हुआ धर्मांतरण विरोधी कानून। चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। यूपी में लव जिहाद को रोकने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया तो देश भर में इस कानून की खूब चर्चा हुई। पांच दिसंबर को यूपी के मुरादाबाद की कांठ तहसील में एक पति पत्नी अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करवाने पहुंचते हैं। पीड़िता की माने तो वहां बजरंग दल के लोग आते हैं और दोनों की शादी को लव जिहाद बताकर पुलिस के हवाले कर देते हैं। तहसील जा रखे थे, तहसील से हम अपने कोर्ट मैच के पेपर वगैरह जो भी करना था हम वो ले गए हुए थे। उसके बाद हमें बजरंग वालों ने पकड़ा जबरदस्ती में। जी, बजरंग दल के लोगों से कोई खतरा है? हाँ सर, उन्होंने ही करा था, जो भी करा है उनसे खतरा है मुझे। किनसे? बजरंग दल वालों से ही। और यहीं से शुरू होता है एक बड़ा विवाद।
विवाद एक मुस्लिम लड़के और एक हिंदू लड़की की शादी को लेकर। लड़की कह रही है कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है, उसका कोई जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करवाया गया है। उसकी मां शादी के खिलाफ थी और बजरंग दल वालों ने जबरन उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। क्या आपकी मां भी आपकी शादी के खिलाफ थी? हाँ, वो खिलाफ थी, पर मेरी मम्मी ने कुछ करा नहीं था। उन्हें जबरदस्ती बजरंग वालों ने बुलाया गया था, तब उसके घर से लेके आए थे उनको, तब जबरदस्ती मुकदमा उनसे दर्ज कराया गया है। 5 दिसंबर को पुलिस पीड़िता को नारी निकेतन भेज देती है, जबकि 6 दिसंबर को उसके पति और जेठ को जेल भेज दिया जाता है। बिजनौर निवासी श्रीमती बाला देवी जी के द्वारा एक FIR कांठ थाने पर पंजीकृत कराया गया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि उनकी लड़की को 2 लड़के धर्म परिवर्तन कराकर शादी करने की नीयत से ले गए। मौके पे वो थाने आई थी और उन्होंने एक कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड एक तहरीर दी, जिस पे FIR पंजीकृत हुआ और जो दोनों अक्यूज्ड को लेकर के आई थी उनका जुडिशियल रिमांड लिया गया था, प्रारंभिक जो साक्ष्य मिले थे वादी के बयान के बाद। उसके बाद जो लड़की थी उनको उनकी सुरक्षा के मद्देनज़र और कॉम्पिटेंट प्राधिकारी की अनुमति से उनको नारी निकेतन में रखा गया था। पुलिस कह रही है कि उनके पास जबरन धर्म परिवर्तन कराकर शादी का मुकदमा दर्ज करवाया गया था, लेकिन लड़की इससे आगे भी और सनसनीखेज आरोप लगा रही है। जी हां, लड़की का आरोप है कि वो गर्भवती थी और उसका गर्भपात भी कराया गया। मैं नारी निकेतन 5 तारीख की 2:30 बजे गई थी रात को। सर, रात मेरे को वहाँ पर टॉर्चर भी करा गया है। 3 दिन से अचानक से मेरे पेट में दर्द हुआ नारी निकेतन में, उन्होंने मुझे दिखाया नहीं। फिर ज्यादा तबीयत खराब होने पे मुझे हॉस्पिटल लेके गए हुए और उसके बाद मुझे डॉक्टरों ने इंजेक्शन लगाए। उसके बाद फिर मेरी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होने लगी और उन्होंने मेरे को दवाई इंजेक्शन दिए। कल मेरे कोर्ट में बयान होने थे, उसके बाद मेरी फिर तबीयत खराब हुई, उन्होंने इंजेक्शन लगाए तो मेरा मिसकैरेज भी हो चुका है। और अल्ट्रासाउंड पहले तो सही था, पर मेरे को इंजेक्शन लगाए गए तो उसमें मिसकैरेज हो चुका है मेरा। और मैं रात आई हूँ। वैसे कानून ने मेरी मदद करी है। मैं चाहती हूँ कानून से कि मेरा हस्बैंड और मेरा जेठ भी मेरे पास ला दी जाए। आज हम आपको दिखाएंगे कि क्या मुरादाबाद के इस जोड़े पर धर्मांतरण कानून लागू होता है, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि लड़की के गर्भपात के आरोपों पर मुरादाबाद की मेडिकल ऑफिसर क्या बोल रही हैं। तो हमने अभी ये जो अल्ट्रासाउंड कराया था 14 तारीख को, 7 वीक्स 5 डेज के अराउंड, और लेकिन उसमें फीटल हार्ट हमको नजर नहीं आ रही थी। तो उसमें जो हमारे अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट है उन्होंने एडवाइस किया कि तो उसके लिए फिर हम लोगों ने उसको मेरठ रेफर किया और भी फर्दर की और जो बेटर ट्रीटमेंट हो सकता है उस सब के लिए हमने उसको मेरठ रेफर किया। तो वो अपना दस्तखत करके अपना लेके गए कि हम जो अपने वाहन से लेके जा रहे हैं। तो सुना आपने, मुरादाबाद की CSS जो फिलहाल CMO का कार्यभार भी संभाल रही हैं, वो कहती हैं कि जब पीड़िता उनके पास आई तो उसके गर्भ में बच्चे की धड़कनें नहीं चल रही थीं और इसलिए उन्होंने पीड़िता को मेरठ के लिए रेफर किया था। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के हंगामे के बाद कांठ थाने में ही राशिद और उसके भाई के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। दोनों को जेल भेज दिया गया, जब शेल्टर होम भेज दिया गया, जहां पर आरोप लगाया कि उसका गर्भपात हो गया है, इलाज के दौरान उसे गलत इंजेक्शन लगाया गया है। आज तक ने जिला अस्पताल के CMO से बात की। उनका कहना है कि गर्भ में बच्चा तो था लेकिन उसकी धड़कन नहीं चल रही थी, इसलिए हमने आगे की जांच के लिए उसे मेरठ भेज दिया था। जबकि पीड़िता आरोप लगाती हैं कि वो पहले सही थी, लेकिन जब उसे इंजेक्शन दिया गया तो उसको दिक्कत शुरू हो गई। हाँ, मेरे को इंजेक्शन लगाए गए थे, उसके बाद उसी से मेरे को ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होने लगी थी, तभी हुआ है, उससे पहले नहीं हुआ था मेरे। इंजेक्शन कब लगे थे आपके? सर, मैं जिस दिन 11 तारीख को शाम को गई थी, उस दिन मैंने एक इंजेक्शन लगा था, तब मुझे हल्की हल्की ब्लीडिंग हुई थी और 2 दिन बाद मुझे इंजेक्शन लगाए, 4 इंजेक्शन लगाए मेरे और दवाइयाँ दी। उसके बाद में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई है मेरी। उसके बाद मेरी ब्लीडिंग नहीं रुकी है। अब सवाल ये है कि क्या पीड़िता का लव जिहाद के शक के चलते टॉर्चर किया गया? क्या वाकई पीड़िता की तबीयत बिगड़ गई थी जिसके चलते उसको इंजेक्शन दिया गया? सवाल बड़े हैं। फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है और पीड़िता को कोर्ट में उसके बयान के बाद
ससुराल भेज दिया गया है। शरद गौतम के साथ अरविंद ओझा, मुरादाबाद, आज तक।